जैसे किसान आंदोलन करते थे। किसान कोई गंदा निकलनी चाहिए। सिर्फ बदनामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सिरे में नहीं तो मेरे सिरे में सही हो तैयार, लेकिन आग चलनी चाहिए। ये गलत का सारी दीवारें पर्दे की तरह निकलनी चाहिए। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि बहुत दिन हो गए इस देश की आजादी की लड़ाई हमने लड़ी, लेकिन वास्तविक रूप से गरीब शोषित पीड़ित को आजादी नहीं मिली। किसान आंदोलन में मैं राजस्थान, हरियाणा और वेस्ट यूपी में एक साथ सक्रिय रहा। साथियों, एक साल से आंदोलन जो चलते हैं अभी भी चल रहे हैं, ये हम सबको सोचने की जरूरत है। मैं कहना चाहूंगा कि जमीन चल चुकी है, आसमान बाकी है। जमीन चल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। अब के बार बरस रहना, किसी का मकान गिरी तो किसी का लगान बाकी है। साथियों, लोग कहते हैं कि बेटी को मारोगे तो गऊ कहां से लाओगे। मैं कहता हूं किसान को मारोगे तो रोटी कहां से लाओगे, रोटी कहां से लाओगे। साथियों, देश का हिसाब और समझौता गांव को अत्याचार हुए, उस अत्याचार के बारे में कहना चाहूंगा। मैं उस समय भी मैं साहब के साथ था और अब कहना चाहूंगा कि जो इस पंचायत का निर्णय होगा, पंचायत का निर्णय हमारे बड़े बुजुर्ग करेंगे। उसके लिए जयपुर से तोड़ के मेहनत करेगा, 24 घंटे मेहनत करेगा और जहां आपका खून पसीना गिरेगा वहां आपका खून गिरेगा। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि लिखना रमजान उसका जांच कराएगा, लिखना रमजान उसका जांच कराएगा। मेरे लोग का हर एक का इंतजार आएगा। मैं जिंदा रहूंगा, मैं रहूं, लेकिन मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सलाब आएगा। इनकलाब जिंदाबाद। साथ ही में सामाजिक सुधार की बात करना चाहूंगा। हमारे समाज तभी आगे बढ़ पाएगा जब हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। और जो मजदूर लोग सूचित वगैरह या जो शादी विवाह में अपेक्षा करते हैं, उन पर हमें रोकथाम करनी होगी। वो सकारात्मक दिशा में अपने पैसे ऊर्जा और लगाने होंगे। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। शांति बनाए रखिए, अपना स्थान नहीं छोड़िए। इसी कड़ी में अगले वक्ता के रूप में हमें बुलाना चाहूंगा उस झांसी की रानी को जो समरावता गांव में अपने बेबरा आवाज के लिए पूरे राजस्थान उसमें जान चुका है। धनचित्रा बिना उनको आमंत्रित करूंगा, आप मंच पर आइए। तो से देखना आपको देखा समरावता गांव का आंखों देखा हाल धनचित्रा आपको इस मंच के माध्यम से सुनाएगी। धनचित्रा बिना। हेलो, मैं चित्रा मीणा बोल रही हूँ समरावता से। समरावता से बोल रही हूँ मैं आंगनबाड़ी वर्कर हूँ, चित्रा में आशा सहयोगी। 7-8 बजे की बात थी, मैं ड्यूटी पे चल गई थी। उसके बाद में 10-11 बजे एटीएम आया था। एटीएम में आया तो बोले यहाँ पर सरकारी मुलाजिम कौन कौन है। मैंने बोले सर मैं हूँ, एक सेकंड। एक ओम प्रकाश जाएंगे, ओम प्रकाश जाएंगे। तो बोले तुम वोट क्यों नहीं करी? सर हमारे गांव के लोगों को, सब लोगों को ये है
कि देवली खंड से मुलियारा खंड में जोड़ा जाए वापस। देवली यहाँ से 85 किलोमीटर पड़ती है और मुलियारा हमारा 15 किलोमीटर पड़ता है। यही मांग के हमने मैंने कलेक्टर से बोली भी थी, सर ये आम जनता ये कोई तुमसे हर दौलत कुछ मुझसे पैसे नहीं मांग रही है। ये बोला था मैंने एटीएम को। एटीएम बोल रहे बोले वोट करो। हमने सर मैं वोट नहीं करूँ, मैं जनता के साथ हूँ, हमारे गाँव के साथ हूँ। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम 500 रुपये का तेल भरा कर देवली जा सके। ऐसी बोली थी। क्यों क्या कहता है मेरे से? बोले कोई मैंने सरकारी मुलाजिम को सरकार का खाती हो सरकार की नौकरी करती हो वोट नहीं करेंगे तो आपको सस्पेंड किया जाएगा। तो सर मैं बोले उनको मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं वोट नहीं करूंगी। बोले करना पड़ेगा आपको, नहीं तो तुमको हटाया जाएगा। सर आप मेरा तो मैं अकेली हूँ, कोई कमाने वाला नहीं है मेरा। इसी वजह से मैं बोली सर वो मेरे पास वोटर आईडी कुछ भी नहीं, मैं वोटर आईडी लेके आती हूँ। सर बोले बिना वोटर आईडी का वोट डलेगा। मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने मेरे को बीच में ले गया। तो टीचर भी बोला उन्होंने, सर तुम आम आदमी हो, आम आदमी हो तो तुम इनके वोट बिना वोटर आईडी के वोट नहीं डलेगा। वो भी क्या बोलता है, सर मेरे को पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं अमित चौधरी हूँ। तुम उसकी पर्ची निकालो और इनका वोट दिलाओ। तो भी डरने लगा है सर। वो पर्ची निकाल के फिर मेरा वोट किया। उसी वो टीचर को भी ऐसे ही बोला। तो उसके बाद में हमने दोनों ने वोट किया। तो उसके बाद में गांव का आम जनता की किसान था, मैंने उसको बोला सर एक किसान है इसका वोट मत लो, नहीं तो अभी आपका तबली मच जाएगी यहाँ पर। जितना मेरा कुछ भी नहीं होगा। हम कहा सर मानो तुम्हारे पैर पकड़ के मैं तुमसे ढोक मांगती, इसका वोट मत डालो। वो भी तेरी भी उसको नौकरी का खून था उनको। भाई मैं एडीएम हूँ, कलेक्टर हूँ, जो मेरा पावर है। मैंने बोले सर तुम्हारा पावर अभी निकल जाएगा। फिर मैंने उसे ये कहा सर मुझे इसका वोट डाला। सर इसके गाँव के लोगों को ध्यान पड़ गया। गाँव के लोगों ने क्या बोला, गाँव के लोग बोले इसका वोट की प्रक्रिया चालू कर दी है एटीएम ने। क्योंकि मेरे भाई आए, मेरे भाई ने बीच में जाके देखा 3 वोट डल गए थे सर तक। 3 वोट डलते बीच में बाहर निकल गए तो लपड़ पड़ गई। बोला उसको एटीएम आप पढ़ी लिखा नहीं सकता है। सब समाज सब कुछ चाहती है हमारे गाँव में, मैं सबका वोट दिलाऊंगी। और हमारी यही बात है, हमको लिखित में दे दे, मोबाइल नंबर से कोई किसी से लिखित में दो। और नियोजन ने नहीं माना, तो नियोजन को ऐसे करने वाले खबर पड़ी, आपका कभी मारी। सर फिर 9, 10, 8:30 बजे तक 4:30 बजे से पोलिंग चालू हो गई। तो 8:30 तक पोलिंग बंद होने के बाद में पुलिस वालों को किया, बस सर अब तुम्हारी बेटी संभालो, जाओ यहाँ से। अब तो हमारा काम है, हम जाने, हमारा काम जाने का बोलो को। बोले हम नहीं जाएंगे, हम तो अभी और आ रही पुलिस प्रशासन। सर 7 जिलों की पुलिस की क्या काम की संभावना में किस वास्ते आएगी हो? हमको लाने के वास्ते। हम क्या बातें लाने के क्या वहाँ पर अपन लाने खाने को सब पब्लिक पंगत में लगी थी। पंगत में लगने के बाद वो खाना लेने के लिए हमारे गाँव के लड़के उनको खाना नहीं लेने दिया। क्योंकि में नरेश भाई चल गए वापस। नरेश भाई जाने के बाद में लड़कों भी चल गए, 15-20 लड़के चल गए उनके साथ। लड़कों ने उनको गाड़ी पकड़ लिया। फिर गाड़ी में पकड़ने के बाद फिर लड़कों ने स्कूल से पैसे निकाल के लेके आए। लाते समय उन्होंने फायरिंग चालू कर दी। फायरिंग चालू करते समय इधर आगे सर तो उसमें से मेरे भाई को पुलिस में गोली लग गई थी। वो तो बेहोश हो गए थे इधर आने के बाद में। तो उसके बाद में मेरी लड़की थी 12वीं कक्षा में, मेरी बेटे को किसी से मेरी लड़की बच गई गोली से। और गोली भी ऐसे चला गया जैसे हम आतंकवादी, हमने क्या दंगा किया, किसी का मर्डर किया, ऐसा कर करके हमको मारा सालों ने। ये बहुत
चलो मैं अभी घर आ रहा हूँ। पुलिस वालों का ये थोड़ी आतंकवादी हालत थोड़ी आतंकवादी में नहीं मालूम आ गए थे। कौन सा रहा क्यों मारे बापू? ये चाहे हमको न्याय चाहिए और हमारा जनता का नुकसान हुआ है और नुकसान भरपाई चाहिए इनको और हमारे जितने लड़के उतने की रियायत चाहिए, मेरे भाई की रियायत चाहिए और हमारे साथ गुजर भाई साहब सब आ गए हमको साथ दो और जनता हमको साथ दो। ये भारत माता की इस मंच के माध्यम से संग्राम का गाँव को जो अन्याय अत्याचार है इसको अपनी जुबानी से आप लोगों को सुना है काफी मामला था इसीलिए अगले घटना के रूप में हमने आमंत्रित करूंगा टीकाराम जी मेरा जो आईएएस अधिकारी है हमारे बीच में रह रहे हैं। टीकाराम जी मेरा आईएएस अधिकारी आपसे निवेदन है आप आइए और उस विशाल महापंचायत के संबोधित करें। केरल के चुनाव वाले विफल हैं तो आमंत्रित करूंगा टीकाराम जी को नाम हमारे भाई साहब समाज के सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न प्रदेशों से पधारे विभिन्न क्षेत्रों से आए हमारे मित्र लोग जो इस विशाल जनसभा में कई गांवों से और इलाकों से जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पधारे हैं सबको मेरा प्रणाम। देखिए आप जिस उद्देश्य से आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं मैं जहाँ तक समझता हूँ ये न्याय की लड़ाई है और एक तरह से धर्म युद्ध है आप लोगों को। विशेष तौर से मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा क्योंकि प्रशासनिक सेवा में काफी लंबा अनुभव मेरा रहा है 35 साल का। चीफ सेक्रेटरी के रूप में मैंने केरल में काम किया, मुख्य चुनाव आयुक्त में केरल का रहा 3 साल। मुझे जो समझ में आया है इस पूरे प्रकरण में मैंने मेरा एक वीडियो डाला था शुरू में आपने देखा होगा उसको। इसमें मैंने प्रक्रिया संबंधी कुछ चीजें आप लोगों के सामने रखी, कहाँ किससे कितनी गलती हुई है। चाहे हमारे मित्र नरेश जी के
तरफ से, चाहे पुलिस की तरफ से, चाहे डीएम की तरफ से, चाहे एसडीएम की तरफ से, किसने कहा क्या करते हैं, ये कानूनी प्रक्रिया है चुनाव की। उसमें मुझे जो लगा वो ये कि नीचे बैठना है, बताया था आ जाओ ना तभी होने पर। वो अगर वहाँ इसने जबरदस्ती वोट डलवाने के लिए एसडीएम साहब की तरफ से जो कार्यवाही हुई वो अगर नहीं होती तो शायद नरेश जी को गुस्सा नहीं आता और वो थप्पड़ साइज नहीं पड़ता। लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी को भी चुनाव जो पोलिंग बूथ होता है उसके 100 मीटर की बाउंड्री होती है, 100 मीटर की, उसके आसपास चाहे कोई लीडर हो, राजनीतिक लीडर हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई अधिकारी हो, किसी भी वोटर से जबरदस्ती भय पैदा करके उसके ऊपर दबाव डाल के वो वोट नहीं डलवा सकता। ये चुनाव की जो नियम है 1951 के जनप्रतिनिधि नियम की एक धारा है जो बहुत ही सख्त है और उसमें 123 नंबर 123 है धारा, उसमें तमाम जो चुनाव संबंधी जो अपराध है वो उसमें लिखे गए। शायद हमारे जो लोग थे वहाँ उम्मीदवार के साथ, गणेश के साथ, उनको इस चीज का पता नहीं होगा। अदरवाइज तुरंत उनको पहला काम ये करना चाहिए ताकि एसडीएम के खिलाफ एक पेटिशन उनको तुरंत डालनी चाहिए, क्योंकि ये अपराध है। कोई भी अगर अधिकारी किसी भी वोटर से जबरदस्ती दबाव डाल के भय पैदा करके, जो चित्रा ने कहा है सस्पेंड करने तक की नौबत उन्होंने धमकी लगाई थी, तो तुरंत उनको एक तो पेटिशन डालनी चाहिए थी चुनाव आयोग के समक्ष और रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष। मैं फिर से कहता हूँ कि 45 दिन के अंदर अगर आप इलेक्शन पेटिशन लगाते हैं कोर्ट में तो ये चुनाव रद्द भी हो सकता है, क्योंकि इतना सख्त चुनाव की रिजल्ट आया, उसके 45 दिन के अंदर इलेक्शन पेटिशन लगती है कोर्ट में। कोर्ट में आप इस चीज को, क्योंकि आपके पास बहुत ही सख्त तथ्य है, बहुत ही मजबूत साक्षी है, पूरा गांव है, वो जो कार्रवाई हुई है खुद एसडीएम ने इस बात को कबूल किया है। मैंने मेरे वीडियो में डाला था क्योंकि उसी ने इस बात को कबूल किया है कि उसको डीएम ने वहां वोट डालने के लिए भेजा। वो जो बाइकआउट हो रहा था उस बाइकआउट को फेल करने के लिए एसडीएम को वहां विशेष तौर से भेजा गया था, जो कि एसडीएम एरिया मजिस्ट्रेट होता है, उसका काम वोट डलवाना नहीं होता है। वोट डलवाने का काम केवल वहां की पोलिंग पार्टी करती है, जो वहां का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है और 3 पोलिंग ऑफिसर होते हैं। उनकी मदद के लिए पोलिंग स्टेशन के अंदर बीएलओ होता है, बूथ लेवल ऑफिसर। एसडीएम का काम केवल पुलिस की मदद करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, लेकिन उसने वो काम ना करके दूसरा काम किया जो उसका काम नहीं था, इलीगल था। उसके खिलाफ तुरंत वही कानूनी रूप से, क्योंकि ये अपराध है, धारा 123 जो जनप्रतिनिधि कानून है उसमें इसको इलेक्टोरल ऑफेंस यानी कानूनी अपराध माना गया है। जबरदस्ती अगर कोई वोट डलवाता है तो यही आधार आपके चुनाव को रद्द करने का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन अब मुझे ये मालूम नहीं कि नरेश जी के सलाहकार कौन है, उनको कौन गाइड कर रहा है, क्योंकि युवाओं का जोश तो बहुत है आपके साथ, और आप जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा आपके जोश को दिखाता है, लेकिन आपका ये इनकलाब कहाँ तक आगे जाएगा, क्योंकि ये तो राजनीतिक आपकी लड़ाई है। दूसरी लड़ाई आपकी कानूनी है जो कि कोर्ट में है। धारा आपके ऊपर बहुत ही सख्त लगाई गई है 307 की, अटेम्प्ट टू मर्डर होता है। अब अटेम्प्ट टू मर्डर के साक्षी, उसके सबूत वहां पुलिस के पास है या नहीं, क्योंकि 307 की धारा बहुत गंभीर अपराध माना जाता है। लेकिन मुझे जहां तक मालूम है किसी ने किसी तरह का कोई